हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। तो कक्षा 10वीं, विषय गणित, भाग दूसरा, और हमारा जो पाठ है वह है आपके पाठ्य पुस्तक का पाठ छठा, त्रिकोणमिति, जिसका चौथा भाग हम आज जानेंगे, समझेंगे और चर्चा करेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो हमने अपने पिछले तीनों लेसन में बच्चों त्रिकोणमिति अनुपात पर चर्चा की, कौन कौन से अनुपात हैं और कुछ विशेष त्रिकोणमितीय अनुपात जो कि विशेष कोणों के हैं वो कैसे हैं, उनके मान क्या है उसको भी हमने जाना और सर्वसमीकाओं को भी देखा। तो केवल फास्ट फॉरवर्ड में हम इसे याद कर लेते हैं कि हमने कुल मिलाकर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात की चर्चा की। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा और उसके प्रतिलोम कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये हमने पिछले लेसन में हमने जाना, देखा, समझा। उसके बाद हमने एक विशेष सारणी द्वारा त्रिकोणमितीय अनुपात को देखा जो विशेष कोणों के थे। विशेष कोण कौन से? तो 0, 30, 45, 60 और 90। और उसे कैसे याद किया जाएगा यह भी हमने बताया था। एक बार साइन का रो अगर आपको याद है, साइन की पंक्तियां याद हैं, आपने बना लिया, तो फिर उसका विलोम विपरीत शुरुआत करेंगे, उलट देंगे तो कॉस का बन जाता है। फिर टैन साइन और कॉस का अनुपात हो जाता है। कॉसेक साइन का प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता है। सेक कॉस का गुणात्मक प्रतिलोम और कॉट जो है वो टैन का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाता है। तो ये विशेष अनुपात हमने उसकी सारणी देखी, आपके पाठ्यपुस्तक में ये बनी हुई है। और पहले लेसन में कैसे सारणी बनाई जाती है इसके बारे में हमने चर्चा की है। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहली सर्वसमीका हमने देखी। उसी प्रकार 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा और टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो यह प्रमुख त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं हैं। अब ये जो भी हमने अनुपात देखे विशेष कोणों के और 6 प्रमुख अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, उसका उपयोजन आखिर हम गणित जब पढ़ते हैं तो केवल पढ़ने के लिए है या इसका दैनिक जीवन में उपयोजन भी है? तो इसका बहुत ही ज़्यादा उपयोजन है। त्रिकोणमिति, अनुपात और पाइथागोरस का प्रमेय का मिला जुला दैनिक व्यवहार में कहाँ उपयोजन है, कैसे प्रश्नों को हम इस गणित के भाग द्वारा या जो पाठ्यांश द्वारा हम कैसे हल करेंगे, इस पर हमारी आज की चर्चा होगी। तो सीधे सीधे हम क्या करेंगे, कुछ चर्चा करते हैं पहले दैनिक व्यवहार के। कई बार हमें मीनार की
इमारत की, पेड़ की ऊंचाई, उसी प्रकार जहाज की दीप स्तंभ जो है लाइट हाउस से दूरी, नदी के पाट की चौड़ाई इत्यादि ज्ञात करनी है, लेकिन बिना मापे। यानी हमें प्रत्यक्ष वहाँ उसको माप नहीं पाएंगे हम, लेकिन हमें उसे उसकी लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई जो भी है ज्ञात करनी है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? गणित की कौन सी विधि द्वारा हम उसे हल कर पाएंगे? तो इन दूरियों का हम प्रत्यक्ष रूप से मापन नहीं कर सकते, किंतु त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से ऊंचाई तथा दूरी निश्चित कर सकते हैं। कैसे? चलिए एक चित्र या उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। यह एक सड़क है, जैसा कि आप देख रहे हैं। सड़क के किनारे कई खंभे लगे हुए हैं बिजली के, बल्ब के, रोशनी के। ध्यान से इसको समझेंगे ताकि हमें व्यवहारिक में उपयोग में कहाँ पर त्रिकोण और त्रिकोणमितीय अनुपात का उपयोग होगा। अब मान लीजिए एक बच्चा है या व्यक्ति है, श्रोता है, निरीक्षक है, वह उस खंबे को देख रहा है। उसे उस खंबे की ऊंचाई पता करनी है, और ज़मीन से खंभे और उस बच्चे की जो बीच की दूरी है वो उसको नाप सकते हैं आराम से, उसको उसकी लंबाई पता हो सकती है। लेकिन ऊंचाई के लिए वो चढ़कर तो नहीं नाप पाएगा। तो यहाँ पर एक कोण बनता है। खंबे के एकदम ऊपरी सिरे को अगर वो देखता है तो सामने से ऊपर की ओर वो देखता है तो उसके पास एक त्रिभुज की रचना होती है वहाँ पर, और वहाँ एक कोण बन जाता है। यह तो समकोण ही होगा, खंबा लंबवत खड़ा है, और जहाँ पर दृष्टि है वहाँ पर एक कोण बन जाता है, थीटा। तो ये थीटा और खंभे से उस बच्चे की जो दूरी है, उस एक दूरी और इस कोण के द्वारा, त्रिकोणमितीय अनुपात के द्वारा हम खंभे की ऊंचाई, थीटा के लिए खंभे की ऊंचाई क्या है? सम्मुख भुजा है। और खंभे से बच्चे की दूरी क्या है? संलग्न भुजा है। तो इनके अनुपात से हम खंभे की ऊंचाई नाप सकते हैं। ऐसे ही अलग अलग तरह के उदाहरण हमको मिलेंगे, उस पर ही आधारित यह हमारा उपयोजन एप्लीकेशन होगा। तो ऊंचाई तथा दूरी निश्चित करने के लिए सर्वप्रथम दी गई जानकारी को दर्शाने वाली कच्ची आकृति चित्र तैयार करेंगे। क्योंकि हम खंभा या बिजली का खंभा या इमारत या पेड़ का चित्र हम चित्रकला नहीं बनाएंगे, हम उसका प्रतीक बनाएंगे एक रेखा द्वारा, रेखाखंड द्वारा, और कच्ची आकृति बनाएंगे। खासकर उसमें कहीं न कहीं समकोण त्रिभुज बनेगा। आकृति तैयार कर लेंगे, फिर वृक्ष, पर्वत, मीनार इत्यादि वस्तुएं जमीन पर लंबवत हैं, इसे हमेशा मानेंगे कि सीधा जमीन पर खड़ा है, मतलब जमीन से वह लंब होगा, समकोण ही बनता है। और हम निरीक्षक की ऊंचाई का विचार नहीं करेंगे। मतलब क्या हुआ कि एक जो लड़का देखा हमने, मान लीजिए वह 3-4 फुट का लड़का है, तो हम उसको 4 फुट नहीं मानेंगे या 1-1.5 मीटर की उसको ना मान के उसे एक बिंदु स्वरूप मानेंगे। वहाँ पर उसकी आँख है, वहाँ से हम सीधे एक बिंदु मानकर उस पर, और हम फिर समकोण त्रिभुज या आकृति बनाकर मान ज्ञात करेंगे जो पूछा जाएगा। और हम ये हमेशा मानेंगे कि जो लड़का है या निरीक्षक है वो पहले जमीन के लंबवत समांतर सीधे देखता है, उसके बाद आवश्यकता अनुसार वो ऊपर अथवा नीचे की ओर देखता है। तो इससे संबंधित कुछ संबोध हैं, संकल्पनाएं हैं, उसे हम समझ लेते हैं। शब्दावली है जिसका उपयोग हम बार बार करेंगे, उसका अर्थ क्या है जानने का प्रयास करते हैं। जैसे कि यह आँख यानी निरीक्षक की आँख है, वह हमेशा जमीन से लंबवत सामने
देखता है, ऐसा हम मानते हैं, जिसे क्षैतिज समांतर रेखा कहा जाता है। वह दृष्टि रेखा कहलाती है, लाइन ऑफ विजन, सीधा लाइन ऑफ विजन है। उसके बाद अगर वह ऊपर की ओर देखता है, सामने से गर्दन उठाकर ऊपर की ओर देखता है, तो जो दृष्टि रेखा है वह ऊपर की ओर चली गई, क्षैतिज समांतर रेखा बन गई दृष्टि रेखा। तो सबसे पहले दृष्टि रेखा बनी ऊपर देखने पर। नॉर्मल कंडीशन में दृष्टि रेखा क्या थी? क्षैतिज समांतर रेखा थी, और अब यह दृष्टि रेखा बन गई लाइन ऑफ विजन। और दृष्टि रेखा क्षैतिज समांतर रेखा के बीच एक कोण बनता है, एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नत कोण, यानी नजरें उठाने पर बना हुआ कोण। हम गर्दन उठाएंगे तो जो कोण बनेगा वह उन्नत कोण कहलाता है, यानी ऊपर देखने पर, सामान्य स्तर से ऊपर देखने पर बनने वाला कोण एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नत कोण होता है। तो जब हम क्षैतिज समांतर रेखा की ऊपरी दिशा में देखते हैं तब बनने वाला कोण उन्नत कोण होता है, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न में केवल उन्नत कोण लिखा गया है, तो हमें ये समझना होगा कि वह निरीक्षक जमीन से ऊपर की ओर देख रहा है और वहां कोण बन रहा है। और अगर क्षैतिज समांतर रेखा जो कि हमेशा सामने की ओर है और निरीक्षक नीचे की ओर गर्दन झुकाकर अगर देखता है तो भी एक कोण बनता है, लेकिन वो कोण कहाँ बनेगा? हमेशा दृष्टि के पास बनेगा। दृष्टि रेखा नीचे की ओर झुक गई, यह कोण झुकने के कारण बना है, इसलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन और अवनत कोण क्या बना? अवनत कोण। तो अवनत कोण कहाँ बनता है? क्षैतिज समांतर रेखा के नीचे की ओर। तो जब हम क्षैतिज समांतर रेखा के नीचे की दिशा में देखते हैं तब बनने वाला कोण अवनत कोण होता है। तो क्या क्या शब्दावली नई है हमारे लिए? पहले क्षैतिज समांतर रेखा, फिर दृष्टि रेखा जिससे उन्नत कोण बनता है ऊपर देखने पर, और अवनत कोण बनता है नीचे देखने पर। चलिए हम इन्हीं सब संबंधों को मिलाकर उदाहरण के प्रश्न देखते हैं। पेज नंबर 133 पर ध्यान से प्रश्न को पढ़ते हैं और महसूस करते हैं, संकल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं कि यह स्थिति कैसी हमारे सामने वास्तव में वह किस तरह से रचना होगी। किसी पेड़ के तने से 10 मीटर की दूरी पर खड़ा निरीक्षक, ध्यान दो, पेड़ के तने से 10 मीटर दूरी पर कोई खड़ा है, वह पेड़ की चोटी की ओर देखता है और तब 60 अंश का उन्नत कोण बनता है। उन्नत मतलब ऊपर की ओर, तो निश्चित है कि वह जमीन से पेड़ की चोटी को गर्दन उठाकर देखता है। तो पेड़ की ऊंचाई बताओ। पेड़ की ऊंचाई बताना है लेकिन बिना पेड़ पर चढ़कर मापे। 10 मीटर दूरी पर खड़ा है, एक लंबाई में पता है जमीन पर, 60 अंश का कोण बना उन्नत कोण। अब ऊंचाई ज्ञात करनी है। पहले आकृति देखते हैं। जानकारी दी गई है करनी 3 का मान 1.73 होता है। इसका उपयोग अगर होगा तो हम करेंगे। यह है पेड़। तो यह पेड़ जो है सीधा लंबवत खड़ा है जमीन पर, तो हम हमेशा लंबवत लंब ही खींचेंगे जमीन से। यहाँ पर आकृति प्रतीक के रूप में मैंने पेड़ दिखा दिया है, हमें पेड़ की आकृति नहीं बनानी। तो ए बी यह रेखाखंड पेड़ दर्शाता है, यह मान के चलेंगे। और ये जमीन उस पेड़ के तने से कुछ दूरी पर
सी जो जगह है वहां पर निरीक्षक खड़ा है। पेड़ से कितना दूरी पर है? 10 मीटर दूरी पर है, प्रश्न में लिखा गया है। तो हमें सी से वह क्या किया, पेड़ के तने से ऊपर की ओर उसने देखा, तो उन्नत कोण बन रहा है, प्रश्न में लिखा गया है। तो कहाँ पर बनेगा? निरीक्षक के पास 60 अंश का उन्नत कोण बन गया। तो अब हम प्रश्न को हल करने के लिए क्या करेंगे? तो आकृति में ए बी पेड़ की ऊंचाई है, जो हम जानकारी मान रहे हैं आकृति में उसको पहले नोट कर लेंगे। तो आकृति में ए बी हमने पेड़ की ऊंचाई नापी है, माना है, उसको एच दे देते हैं नाम, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो एच का उपयोग करेंगे। बी सी जो है वो निरीक्षक की पेड़ से दूरी है, 10 मीटर दूरी पर वह है। उन्नत कोण बना है 60 अंश का, जो थीटा है। कोण का नाम ए सी बी, 60 अंश। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी, तो ये समकोण त्रिभुज ही होगा, पेड़ लंबवत है। पेड़ हटा देता हूं मैं, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पर कहीं पर पेड़ या निरीक्षक दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन रेखाखंड दिखाई दे रही है, जो कि उसके प्रतीक के रूप में है। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में पेड़ थीटा के सामने की भुजा है, और 10 मीटर जो है वो थीटा की संलग्न भुजा की लंबाई है। तो सम्मुख और संलग्न का कोई अनुपात बनेगा tan। तो tan 60 बराबर क्या हुआ? ए बी बटा बी सी। यह अनुपात हमें पता है, tan 60 क्या होगा? सम्मुख भुजा ए बी बटे संलग्न भुजा बी सी। और हमारी जानकारी के अनुसार ए बी जो है पेड़ की ऊंचाई है, और बी सी जो दूरी है पेड़ से निरीक्षक की वो 10 है। मान लिख दिया हमने। अब tan 60 का मान क्या है? tan 60 जो होता है वो कर्णी 3 के बराबर होता है। सारणी में, सारणी के अनुसार आपको टेबल याद है, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, याद कर लीजिए। tan 60 जो होता है वो कर्णी 3 के बराबर। तो tan 60 कर्णी 3 बराबर ए बी बटा 10 पहले से ही है। तो ए बी का मान कितना हुआ? ए बी बराबर तिरछा गुणा हो गया, कर्णी 3 गुणे 10, 10 कर्णी 3। इसलिए ए बी बराबर 10 गुणे कर्णी 3। कर्णी 3 का मान प्रश्न में दिया गया है, तो हम वहां पर मान निकालेंगे, 1.73 लिख देंगे, और गुणा करने पे आ जाएगा 17.3, 1 अंक सरक जाएगा राइट साइड, दशमलव 17.3 मीटर। और ए बी क्या है? पेड़ की ऊंचाई, इसलिए पेड़ की ऊंचाई हुई 17.3 मीटर। तो हम पेड़ पर बिना चढ़े पेड़ की ऊंचाई हमने नाप ली। तो त्रिकोणमितीय अनुपात का हमने यहाँ पर एक सुंदर अच्छे तरीके से उपयोग किया, और हमने पेड़ की ऊंचाई नाप ली। उदाहरण दूसरा ध्यान से देखते हैं। 40 मीटर ऊंची इमारत की छत से, ध्यान दो ये इमारत है ऊंची 40 मीटर की, उसके छत से, उस इमारत से कुछ मीटर दूरी पर खड़े स्कूटर की ओर देखने पर, इमारत की छत से स्कूटर को देखा जा रहा है, तो 30 अंश का अवनत कोण बना। कौन सा कोण बना? अवनत कोण बना। इसका मतलब वह नीचे की ओर देखा, झुककर। इमारत के ऊपर टेरेस पे खड़ा है, और स्कूटर कहाँ खड़ा है? नीचे जमीन पर। 30 अंश का अवनत कोण बना। तो वह स्कूटर इमारत से कितनी दूरी पर है, यह हमें बताना है। और कर्णी 3 का मान 1.73 है, यह प्रश्न में दिया गया है, वो प्रश्न में दिया गया है, तो हमें उसका उपयोग करना होगा।
चलिए आकृति बनाने का प्रयास करते हैं। पहले बनाते हैं 40 मीटर ऊंची इमारत। तो हम इमारत नहीं बनाएंगे, रेखाखंड उसके प्रतीक के रूप में बनाएंगे। उस पर छत पे ए जो है उसका छत है, इमारत ए बी, ए उसका टेरेस जो भी छत है, और उससे कुछ दूरी पर एक स्कूटर खड़ा है, वह स्थान सी है। तो आकृति में ए बी इमारत है और इमारत से कुछ दूरी पर, मान लो x दूरी पर सी कोई स्कूटर स्थान है, वहां खड़ा है। और ए पर निरीक्षक खड़ा है टेरेस पर। उसने वहां से देखा ए से। पहले वो कहाँ देख रहा था? क्षैतिज समांतर रेखा सामने की ओर। जब दृष्टि रेखा उसकी नीचे गई तो अवनत कोण बनेगा। ये जमीन का समांतर है, इमारत की बेस से स्कूटर की दूरी। तो क्षैतिज समांतर रेखा एम है। अब वह जब स्कूटर को देखेगा यानी सी स्थान को देखेगा तो क्या होगा? नीचे की ओर देखेगा तो ए पर अवनत कोण बनेगा 30 अंश का। 30 अंश का कोण कहाँ बना? ऊपर। ध्यान दीजिए, त्रिभुज तो नीचे बना लेकिन कोण कहाँ बना है? ऊपर। तो कोण एम ए सी यह अवनत कोण है 30 अंश का, प्रश्न में कहा गया है। और बी सी मान लिया कि वो एक्स दूरी पर है, हमने लिखा है स्कूटर एक्स दूरी पर है इमारत से। तो सी का जो कोण है वो कितने अंश का होगा? तो बच्चों ध्यान दो, ए एम और बी सी समांतर रेखा है, दोनों क्षैतिज है। तो जो ए पर कोण बना है सी पर, वो एकांतर कोण है दोनों, इसलिए कोण ए पर जो अवनत कोण है वही सी पर भी बनेगा। तो एकांतर कोण गुणधर्म के अनुसार यह दोनों 30 हुआ, क्योंकि ए सी तिर्यक रेखा है। तो कोण एम ए सी और कोण ए सी बी दोनों सर्वांग हुए एकांतर कोण के कारण। अब हम त्रिभुज में चलते हैं, उसमें कोण भी मिल गया। एक भुजा की लंबाई जो कि सामने इमारत है 40 मीटर, वो भी हमें पता है। वो तो x का मान ज्ञात करना है। कितना आसान हो गया अब ये। तो त्रिभुज ए बी सी में tan 30 लेंगे। क्यों? tan 30 के सामने की भुजा 40 मीटर है और सम्मुख संलग्न भुजा में संबंध है, तो tan का अनुपात लेंगे। tan 30 बराबर सम्मुख ए बी बटे संलग्न बी सी। ए बी का मान 40 मीटर दिया ही गया है और बी सी हमारे लिए हमने x मान लिया है। तो tan 30 बराबर 40 बटा x। तो tan 30 बराबर 40 बटा x, और tan 30 किसके बराबर होता है? 1 बटा कर्णी 3। सारणी याद करेंगे, ये बराबर हो गया 40 बटा x। पक्षांतर करते हुए, तिरछा गुणा करते हुए x बराबर क्या होगा? समीकरण हल करेंगे तो 40 गुणे कर्णी 3। x का मान 40 गुणे कर्णी 3। तो 40 गुणे कर्णी 3 का मान तो दिया है प्रश्न में 1.73। तो 40 गुणा 1.73 और गुणा करके हम देख लेंगे तो मान आएगा 69.20 69.20 मीटर। और x क्या था? x है स्कूटर इमारत से कितनी दूरी पर था? तो वह स्कूटर इमारत से 69.20 मीटर दूरी पर खड़ा है। याद कर लिया ना हमने। चलिए अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। प्रश्न संग्रह 2 से पेज नंबर 137 पर है, जिसमें हम चौथा उदाहरण देखते हैं। उसके पहले के उदाहरण जो आपने अभी हल किए उन्हीं में से आधारित है, या पाठ्य पुस्तक में जो हल उदाहरण है उनसे संबंधित ही है।
लेकिन चौथा उदाहरण देखते हैं। 12 मीटर चौड़ाई वाले रास्ते के दोनों ओर आमने सामने दो इमारत हैं। उनमें से एक की ऊंचाई 10 मीटर है। उसके छत से दूसरी इमारत की छत की ओर देखते समय 60 अंश का उन्नत कोण बनता है। आप बता सकते हैं कि कौन सी इमारत छोटी है, कौन सी बड़ी, और निरीक्षक किस इमारत पर खड़ा है, छोटी इमारत पर कि बड़ी इमारत पर। उन्नत कोण बन रहा है यानी ऊपर की ओर देखा, अर्थात वह छोटी इमारत पर खड़ा है और बड़ी इमारत को देख रहा है। तो दूसरी इमारत की ऊंचाई कितनी है ये बताना है। चलिए चित्र देखते बनाते हैं, आकृति। ये जमीन का लेवल यानी रास्ता, ये रास्ते की चौड़ाई ए बी, ये रास्ता है। एक ओर एक इमारत खड़ी है। 12 मीटर चौड़ा रास्ता है। एक इमारत एक ओर, दूसरी इमारत दूसरी ओर आमने सामने खड़ी है, जैसा प्रश्न में कहा गया। उनमें से एक की छत की ऊंचाई 10 मीटर है और उसी छत पर खड़ा होके उन्नत कोण बन रहा है, मतलब छोटी वाली इमारत 10 मीटर की उन्नत कोण बन रहा है। अब इमारत का नाम ले लेते हैं। एक इमारत सी बी, दूसरी इमारत डी ए या ए डी और बी सी दो इमारत। बड़ी इमारत यहाँ पर बी सी होगी क्योंकि कोण उन्नत बन रहा है, तो डी के छत पर से वह देखा। कौन? निरीक्षक। तो यह है उसकी क्षैतिज समांतर रेखा, और डी सी वो ऊपर देखता है, तो उन्नत कोण बन गया 60 अंश का वहां पर। इस तरह से ये आकृति बनी। अब आकृति को ध्यान से देखेंगे अगर हम, तो ये इमारत 10 मीटर प्रश्न में ही दिया गया है, और डी ई क्षैतिज समांतर रेखा है जो कि ए बी के समांतर होगा। तो ए बी ई डी आयत हो गया, इसलिए ए डी और बी ई दोनों 10 मीटर हुए। उसी प्रकार ए बी और डी ई 12 मीटर। तो ए डी और बी ई समान है, ए बी और डी ई समान है आयत होने के कारण। सी ई को एच मान लेते हैं अगर, तो एच और 10 मिलाकर दूसरे इमारत की ऊंचाई हो जाएगी। और इस त्रिभुज में हमें त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग करना होगा। तो ये समकोण त्रिभुज बनेगा इस तरह से। और नीचे आयत है ये। तो आकृति में, ये पूरी आकृति में ए बी रास्ते की चौड़ाई बराबर 12 मीटर है। अब हम लिखेंगे उसे। ए डी जो है वो पहली इमारत की ऊंचाई 10 मीटर है। बी सी दूसरी इमारत की ऊंचाई है, और स्थान डी से देखने पर 60 अंश का उन्नत कोण सी डी ई बन रहा है। माना सी ई जो है वो एच है। अब त्रिभुज डी ई सी में tan 60 की सम्मुख भुजा एच संलग्न भुजा 12 सी ई बटे डी ई होगा, सम्मुख भुजा बटे संलग्न भुजा। सी ई एच है, हमने माना है इसको, और डी ई 12 है, वह वर्ग आयत के कारण पता चला हमें। तो tan 60 तो कर्णी 3 होता है, बराबर एच बटे 12। तो एच बराबर हो गया 12 कर्णी 3। एच 12 कर्णी 3 हो गया। अब चूंकि बी सी जो है इमारत की ऊंचाई वह दो टुकड़े में है, दिख रहा है यहाँ पर, वो बी ई और ई सी को मिलाकर होगा, इसलिए बी सी बराबर बी ई जो है वो 10 मीटर है आयत के कारण, और सी ई जो एच है। और अभी हमने देखा एच का मान कितना आया, एच का मान 12 कर्णी 3 ऊपर देखा हमने, तो एच बराबर 12 कर्णी 3। इस तरह से यह
BC मतलब दूसरे इमारत की ऊंचाई मिली। कर्ण 3 का मान नहीं दिया गया है तो हम यहीं पर छोड़ देंगे, 1.73 से गुणा नहीं करेंगे। इसलिए इमारत की या दूसरे इमारत की ऊंचाई 10⁻12 करनी 3 मीटर हुआ। पांचवा प्रश्न देखते हैं 6.2 का। ध्यान से, मज़ेदार प्रश्न है। सोचिए कि ऐसा हो तो कैसा दिखाई देगा सिचुएशन। आंधी के कारण किसी पेड़ का सिरा टूटकर जमीन से 60 अंश माप का कोण बनाता है। जमीन से कोण बनाता है। पेड़ का जमीन पर टिका हुआ सिरा टूटने के बाद और पेड़ से तने के बीच की दूरी 20 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई बताओ। टूटा हुआ पेड़ है, ध्यान से देखते हैं कैसे पेड़ टूटा है। ये जमीन का लेवल और उस पर यह पेड़ खड़ा है। आंधी आने पर क्या हुआ, पेड़ टूट गया कहीं से। पेड़ है AB और ये टूट गया बीच में से कहीं से, टूट कर वो जमीन पर टिक गया इस तरह से। तो क्या हुआ, तो C से टूटा है मान लीजिए और वो D पर जाके टिक गया जमीन पर। और प्रश्न में कहा गया है वहां 60 अंश का कोण बनाया उसने, प्रश्न में लिखा गया है। अब लिखा जमीन पर टिका हुआ सिरा और पेड़ के तने से जो दूरी है यानी यहाँ AD वो 20 मीटर दिया गया है और पेड़ की ऊंचाई हमें यानी पूरी AB का पता लगाना है। एक बात ध्यान देंगे बच्चों, AC जो है त्रिभुज में मान लो उसको X है और BC जो टुकड़ा है वो Y है, तो X और Y मिलाकर पेड़ की ऊंचाई हो जाएगी। अब चूंकि ये टूट गया है, वही टुकड़ा टूट के ग्रीन बन गया है जो रेड दिख रहा है, पहले वो टूट के नीचे ग्रीन है, तो वो दोनों लंबाई बराबर होगी। तो ऊपर Y है तो ये नीचे भी त्रिभुज का हिस्सा DCY ही होगा। अब आकृति में माना पेड़ की ऊंचाई AB है, वो X धन Y के बराबर होगा। स्थान C से पेड़ टूटकर दूसरा सिरा जमीन पर टिका है और AD जो है वो 20 मीटर है प्रश्नानुसार। कोण ADC कोण ADC 60 है ऐसा प्रश्न में कहा गया है। आकृति में भी हम देख रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज CAD में tan 60 अगर देखें तो सम्मुख भुजा जो है x/20 संलग्न भुजा, तो x/20 का अनुपात मिलता है। तो tan 60 बराबर AC/AD सम्मुख बटे संलग्न, AC है x और AD है 20, तो tan 60 बराबर x/20 और tan 60 कितना होता है, करनी में 3 सारणी अनुसार बराबर x/20। तो x बराबर क्या हुआ, तिरछा गुणा 20 करनी में 3, 20 करनी 3 x का मान हो गया। अब चलते हैं इसी त्रिभुज में y क्या है DC कर्ण और संलग्न भुजा 20, कर्ण और संलग्न भुजा दिया गया है, तो cos 60 हमने इसलिए लिया ताकि हम y का मान निकाल सकें। तो वो हो गया संलग्न भुजा AD बटे कर्ण, और cos 60 किसके बराबर होता है आपको पता है बच्चों, AD बटे DC जो दिया गया है अभी हमने देखा, वो तो प्रश्नानुसार DCY है और AD तो 20 दिया ही गया है। cos 60 सारणी अनुसार होता है sin 30 के बराबर, अर्थात 1/2 के बराबर। तो 1/2 बराबर 20/y। तो y बराबर क्या हुआ, तिरछा गुणा करेंगे 2 गुणे 20 40, तो y बराबर 40, x बराबर 20 करनी 3,
तो पेड़ की ऊंचाई हो गई x धन y, और x धन y किसके बराबर हुआ? तो x धन y बराबर हुआ x अर्थात 20 करनी 3 और y जो है वो 40, इनका योग मिलाकर 20 करनी 3 धन 40 मीटर हुआ। तो पेड़ की ऊंचाई 20 करनी 3 धन 40 मीटर हुआ। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।